हेलो दोस्तों। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। आई होप कि बोर्ड की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही होगी। और अपन ने ज्योग्राफी के लेक्चर बनाए थे पावर ऑफ पीवाईक्यू और रिवीजन सीरीज। आई होप कि आपने वो देखे होंगे, नहीं देखा तो प्लीज गो एंड वॉच। एंड आज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी रिवीजन स्टार्ट करेंगे और वो सब्जेक्ट होगा आपका हिस्ट्री। पार्ट फर्स्ट का रिवीजन होगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजें बात करेंगे ट्वेल्थ आर्ट्स के लिए। ठीक है। सम टिप्स टीचर्स नवीन सारी लेंगे क्लासेस। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि जो भी चैप्टर हैं वो मार्क्स के अनुसार डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं। बता रखा है कि फर्स्ट चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये हिसाब से। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप सब्जेक्ट को पढ़ो, तो उसको वरीयता दो ताकि चीजें समझ में आए ढंग से। जो सबसे ज्यादा मार्क्स का है उसको सबसे पहले पढ़ो। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए पार्ट फर्स्ट आपके उसमें चैप्टर नंबर 4 है वो 7 नंबर का है। पार्ट सेकंड में आपके चैप्टर नंबर जो 6 है वो 7 नंबर का है। और पार्ट थर्ड में जो 11 चैप्टर है नंबर वो 7 नंबर का है। इस हिसाब से एग्जांपल दिया है हमने। प्रायोरिटाइज करो सब्जेक्ट्स को, चैप्टर को, ताकि समझ में अच्छे से आए। जो आपके इंडियन मैप है वो आपके 5 नंबर का आता है, वेरी इजी। और मोस्टली प्रोबेबली आपके चैप्टर नंबर 1 से ही उसके 3 से 4 स्थान मिल जाते हैं। ठीक है। और जो जो स्थान पूछे जाएगा वो ज्यादातर आपके सुने हुए होंगे। ठीक है। इसके अलावा हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और मैप आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। क्लैरिटी फॉर एनसीईआरटी बाय नवीन जो टेलीग्राम चैनल है, आप जाके सर्च करके ऐड हो जाइए। पार्ट अपने जो तीन बुक्स है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। फिर 25-25 नंबर की है, लेकिन फर्स्ट बुक में जो 5 नंबर का ऐड किया है मैंने वो आपके मैप है। ज्यादातर लोकेशन प्राचीन भारत से ही पूछते हैं। ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। ठीक है। आपकी जो बुक्स है फर्स्ट, उसका फर्स्ट जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता है, 6 मार्क्स का है। सेकंड है राजा किसानों नगर, 6 मार्क्स का है। आरंभिक समाज है वो 6 मार्क्स का है। सांस्कृतिक विकास है वो 7 मार्क्स का है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट बी, मध्यकालीन भारत, 25 नंबर की है। जिसमें फिफ्थ चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, 6 मार्क्स। भक्ति और सूफी परंपरा, 7 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक साम्राज्य की राजधानी, वेरी इंपॉर्टेंट। किसान हुए, जमींदार और राज्य, इंपॉर्टेंट। ये इसमें भी 4 चैप्टर है, उसमें भी 4 चैप्टर है, इजी है। आधुनिक भारत वाली बुक है वो भी 25 मार्क्स की है। नवा चैप्टर है उपनिवेशवाद और देहात और विद्रोह, 1897 विद्रोह है वो 6 मार्क्स का है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये 7 मार्क्स का। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, चैप्टर इजी है। संविधान का निर्माण कैसे किस प्रकार क्यों हुआ था, ये सब चीजें अपने चैप्टरों के नाम है जो हटा दिए गए, उनके अलावा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट करेंगे वो है हमारी फर्स्ट बुक पार्ट 1 हड़प्पा सभ्यता। चैप्टर का नाम है ईंट, मनके और अस्थियां। ठीक है। इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको चीजें डेप्थ में करवाऊं। और मैं टॉपिक लूंगा, बुक्स के अकॉर्डिंग टॉपिक लिए है मैंने। और जो बुक से मुझे मेन मेन काम की चीजें लगी है वो मैंने ऐड ऑन कर ली है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको चीजें समझ में आएगी। मेरी रिवीजन क्लासेस है, मैं डेप्थ में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए और जल्दी रिवाइज हो जाए। ठीक है। इसमें मैंने डायग्राम का यूज किया गया है चीजों समझाने के लिए। इससे आसानी होगी ताकि चीजें याद हो गए हमें। ठीक है। पहले थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कुछ चीजें। देखिए, हमारे पास सामने ईयर्स लिखी हुई आती है कि 200, 1150, 2000 साल, ऐसे लिखे हुए आते हैं। उनके पीछे लिखा होता है बीसी और एडी। वो हमें समझ में नहीं आता जल्दी से। तो फटाफट देख लेते हैं। ईसा मसीह जन्म को 0 ईयर्स मान लेते हैं, उससे पहले की घटनाएं जो भी होगी ना वो ईसा पूर्व होगी। ईसा पूर्व, तो बीसी लग जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। और उसके जन्म के बाद की जो भी घटनाएं होगी उसके आगे एडी लगेगा, ईसवी। ठीक है। एमिनो डोमिनी, इसे कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है। ये आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब आ जाओ, फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता वाले में से। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का रहन सहन और जीवन निर्वाह का तरीका किस प्रकार से था, उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए उन्होंने क्या क्या किया था। तो आइए, टाइम नहीं है इतना, जल्दी स्टार्ट करते हैं। पहला पहला पॉइंट इसका। ठीक है। पेड़ वो ज्यादातर वो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, पेड़ पौधों से उन्हें उत्पाद प्राप्त होता था, जानवरों से प्राप्त भोज्य प्राप्त होता था। वो उनसे ही अपना क्या करते थे, जीवन यापन करते थे। क्लियर हुआ। पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद में जानवरों से प्राप्त भोज्य पदार्थों से ही अपना क्या करते थे, जीवन यापन। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, वो फसलों का भी उत्पादन करते थे अपने जीवन यापन के लिए, जैसे गेहूं,
जौ, चना, दालें आदि। ठीक है, कई कई जगह से ये कैसे पता चला? पुरातत्वविदों को जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे कालीबंगा से। ठीक है, उससे पता चलता है कि वो लोग फसल का उत्पादन भी करते थे, अर्थात खेती भी करते थे। जानवरों के मांस का सेवन भी करते थे वो लोग, क्योंकि वहां पर हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, तो उससे पता चलता है कि वो जानवरों का मांस का सेवन किया करते थे। जानवरों का शिकार भी किया करते थे, पशुओं और पक्षियों के मांस के सेवन भी किया करते थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो शिकार खुद करते थे या वो मांस खरीदते थे, इसके बारे में उल्लेख नहीं कर रखा, या उल्लेख जानकारी पर्याप्त नहीं है। आई होप कि आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं दोबारा बोल देता हूँ। पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद, ठीक है, कंदमूल वगैरह खाने योग्य कोई भी उत्पाद प्राप्त होता हो, जानवरों से प्राप्त भोज्य पदार्थ, ठीक है, दूध दही मक्खन वगैरह, ठीक है, फसलों का उत्पादन करते थे, गेहूं जौ चना आदि। ठीक है, जानवरों के मांस का सेवन करते थे। जानवरों का शिकार में पशु पक्षियों के मांस का सेवन भी किया करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में जो जानवरों का शिकार करते थे उसके बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, कि वो खुद शिकार करते थे या खरीदते थे मांस। आई होप कि टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी, ये टॉपिक समझते हैं, इजी है। तो सीधी बात है, हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कैसे करते थे, किन तकनीकों का उपयोग करते थे, वो चीज जानकारी देखेंगे। इससे पहले ध्यान रखिए 2016 में पीवाई की पूछ रखा है। ठीक है, साथ के साथ मैं ये भी लिख रखा हूँ। ठीक है, तो मतलब अनाज के जले हुए दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं वहां पर हड़प्पा सभ्यता में, कि वहां के अनाज के दाने मिले, इससे लगता है कि वो कृषि कार्य करते करते थे। लेकिन वो इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है कि वो किन किन विधियों का प्रयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा कृषि में किन औजारों का उपयोग करते थे, इतना स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है। आइए फटाफट देख लेते हैं पहला टॉपिक। ठीक है, खेत जोतने हेतु खेत जोतने हेतु अब बैलों व हलों का प्रयोग करते थे वो। ठीक है, कृषि कार्यों में खेत जोतने हेतु बैलों व हलों का प्रयोग करते थे। जैसे मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं हमें पाकिस्तान के चोलिस्तान से और हरियाणा की बनावली से। ठीक है, और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं हमें हरियाणा से, सॉरी कालीबंगा से। ये एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, क्योंकि कई बार मैप में पूछ लेता है चोलिस्तान कहाँ है, बनावली कहाँ है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। कृषि उपकरण कृषि उपकरण की बात करें तो कृषि उपकरण ये यंत्र जो लकड़ी के हत्थों के बने औजार मिले थे। आपको पता है कि एक नुकीला नुकीला होता था और यहाँ पर एक हत्था पहनाया पहनाया रखते थे। अब ये जो हत्था पहना रखा ना, ये लकड़ी का बना होता था, और ये नुकीला हथियार पत्थर का बना होता था। इससे खुदाई करने के लिए काम में लिया जाता था। ठीक है, सिंचाई इरिगेशन। अफगानिस्तान के सोर्टुगई नामक स्थान से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, और अब पुरातत्वविद ये अनुमान लगाते हैं कि वो सिंचाई हेतु नहरों का उपयोग करते थे। धोलावीरा से जलाशयों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, पुरातत्वविदों को लगता है कि वो जलाशय तालाब झीलों नदियों से भी वो पानी इकट्ठा करके कृषि कार्य किया करते थे। आई होप कि तीनों पॉइंट आपको इजीली क्लियर हुए होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले एक बार दोबारा रिवाइज करा देते। खेत जोतने हेतु बैलों व हलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और कृषि उपकरण और सिंचाई, तीनों याद हो गए होंगे। ठीक है, तीसरा टॉपिक, मोहनजोदाड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो एक शहर नियोजित शहरी केंद्र है। उससे पहले अपन करें तो उससे पहले हमें चीजें को समझनी होगी। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता शहरी केंद्र का विकास है। ठीक है, शहरी केंद्र का विकास है। और हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगर, ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण एक ग्रिड पैटर्न यानी कि एक पैटर्न के अनुसार किया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो में सबसे पुराना स्थल, पुरातत्व स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो ही है। और हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल भी ही मोहनजोदाड़ो ही है। तीन विशेषता याद रखना है। प्रमुख विशेषता थी नियोजित शहरी यानी कि प्लानिंग तरीके से शहर को बसाया गया था। ठीक है, और एक ग्रिड पैटर्न का प्रयोग किया गया था, मतलब मकान के मतलब मकान के किनारे सड़कें होती थी, सड़कें समकोण प्रकार थी, सड़कें चौड़ी हुआ करती थी आदि। क्लियर हुआ। मोहनजोदाड़ो शहर में जो नगरों को है वो दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, एक तो छोटा नगर, एक छोटा बाग, एक है बड़ा बाग, यानी कि निचला शहर और दुर्ग। उ- उ- दुर्ग में तो राजा या शासक रहा करता था। ठीक है, और निचला शहर में ग्रामीण लोग रहा करते थे। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, दुर्ग छोटा हुआ करता था, यानी कि और ऊंचाई पर बनाया गया था, कच्ची ईंटों के चबूतरे पे बनाया गया था, इसलिए अधिक ऊंचा होता था वो। ठीक है, दोनों नगर के चारों ओर दीवारें बनाई गई थी, और ये दीवारें ही इन दोनों को क्या करती थी? अलग करती थी अपने आप से। ठीक है,
निचला स्थल पर चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था। दुर्ग भी चारों ओर से दीवारों से घिरा था, निचला शहर भी चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हड़प मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इनके गृह स्थापत्य कला क्या है? गृह स्थापत्य कला देखते हैं क्या है। मोहनजोदाड़ो सभ्यता की गृह स्थापत्य कला बहुत इजी है, देखते हैं एक एक को। मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता में जो लोगों के मकान है ना, वो ज्यादातर किससे बने हुए थे? पक्की ईंटों से बने हुए थे। ये याद रखना है, क्लियर हो गया? इनके कई आवास या इनके कई घर है ना, उनके घरों के मध्य में क्या हुआ करता था? आंगन हुआ करता था। इन द सेंस ये मान लो आंगन है और इसके चारों तरफ क्या बने हुए थे? कमरे बने हुए थे। ठीक है, ये आंगन हो गया, क्लियर हो गया? चारों ओर से कमरों से घिरा होता था। ठीक है, भूमि तल पर दीवारों पर खिड़कियां, इसके चारों ओर जो भी दीवारें हुआ करती थी उसकी खिड़कियां यानी कि विंडोज नहीं हुआ करती थी। क्लियर हुआ? ठीक है, मुख्य द्वार से आंतरिक भाग में नहीं देखा जा सकता था। मान लेते हैं ये मकान है और ये गेट ये हो गया, ए गेट ये हो गया, तो यहाँ से कोई देखने वाला तो ये आजकल के मकानों को आर पर देखा जा सकता है, लेकिन वहां की जो मकान बने थे मुख्य द्वार से आंतरिक भागों को, आंतरिक जो भाग थे उनको नहीं देखा जा सकता था। प्रत्येक घर था जो ईंटों से बना हुआ क्या होता था? प्रत्येक घर में फर्श। ठीक है, और घरों में स्नानागार होते थे, गट बाथरूम हुआ करते थे, विशाल माल गोदाम। ठीक है, माल सामान रखने के लिए, और कुएं भी मिले थे वहां के प्रत्येक घरों में, छोटे छोटे कुएं मिले थे कुछ घरों में। जैसे कि मोहनजोदाड़ो में कुएं की संख्या लगभग 700 मिली थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, मोहनजोदाड़ो में हड़प्पा सभ्यता में द्वितीय भूमि तल या छत पर जाने हेतु कुछ सीढ़ियां भी बनी हुई थी सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए, रूफ यानी कि छत पर जाने के लिए। आई होप कि समझ में आया होगा, एक बार दोबारा देख लो। वहां के मकान, हड़प्पा सभ्यता के मकान प्राय पक्की ईंटों से बने हुआ करते थे। ठीक है, और कई आवासों के मध्य आंगन हुआ करते थे, वो आंगन चारों ओर कमरों से घिरा हुआ करते थे। भूमि तल पर बनी दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी। ठीक है, और मुख्य द्वारों के आंतरिक भागों को नहीं देखा जा सकता था मुख्य द्वार से। ठीक है, प्रत्येक घर में ईंटों से बना हुआ एक क्या था? फर्श था। ठीक है, घर में विशाल स्नानघर था, विशाल माल गोदाम था। ठीक है, और कुछ कुएं मिले कुछ घरों में, जैसे मोहनजोदाड़ो में 700 कुएं की संख्या मिली है। ठीक है, सेकंड फ्लोर या छत पर जाने के लिए कुछ सीढ़ियां भी बनी होती थी। आई होप गैर स्थापत्य के लिए समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता। अब इसमें मिक्स देखेंगे, 2015 में सवाल पूछा था ये। ठीक है, तो एक एक को देख लेते हैं फटाफट। शहरी नियोजित केंद्र, ये अपने नोट्स में देख लिया, लेकिन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ऊपर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मोहनजोदाड़ो एक शहरी नियोजित केंद्र था, यानी कि एक पैटर्न पर आधारित था, दो भागों में विभाजित थे इसके शहर, और एक भाग छोटा ऊंचाई पर बना हुआ चबूतरे पर बना हुआ था जिसे दुर्ग कहते हैं। दूसरा भाग नीचे और बड़ा बनाया गया था। वह शहर निचला, जो नीचे बनाया गया था वो निचला शहर कहा जाता था। ऑलरेडी देख लिया है। नगर नियोजन क्या है? यानी कि नगरों को प्लानिंग तरीके से बनाया गया था, जो ग्रिड पैटर्न के पद्धति के ऊपर बनाया गया था। ठीक है, जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती थी एक दूसरे को इस प्रकार से। ठीक है, समकोण पर काटती थी। सड़कों के किनारे ये नालियों का निर्माण किया गया था गंदे पानी के लिए, और गंदे पानी को बाहर नालियों के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता था शहर के। ठीक है, सड़कें जो थी वो प्राय चौड़ी हुआ करती थी। अंडरस्टैंड? समझ में आया? मकान प्राय पक्की ईंटों से बना हुआ था, फर्श भी उनका पक्की ईंटों से बना हुआ था। मकानों में विशाल स्नानागार, रसोई घर, शौचालय, आंगन आदि हुआ करते थे, कुएं आदि हुआ करते थे। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है ऊपर। दोबारा बोलता हूँ, नगरों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पद्धति से किया गया था। सड़कें ज्यादातर समकोण पर काटती थी, सड़कें प्राय चौड़ी हुआ करती थी। सड़कों के किनारे नालियों का निर्माण किया गया था ताकि गंदे पानी को शहर के बाहर छोड़ा जा सके। मकान प्राय पक्की ईंटों से बने होते थे। विशाल स्नानघर, रसोईघर, शौचालय और आंगन आदि मकानों में हुआ करते थे। नेक्स्ट, सामाजिक अवस्था। ठीक है, समाज को कई वर्गों में बांटा गया था। इसमें समाज को कई वर्गों में बांटा गया था, सुनार, बढ़ई, लोहार आदि वर्गों में बांटा गया था। इसमें जो हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था वो मार्त सत्तात्मक समाज था, ये ध्यान रखना है। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों ही क्या करते थे? आभूषण पहना करते थे। इसी चीज को हम आगे डेप्थ में कवर करेंगे, टॉपिक आएगा हमारा। ठीक है, उसमें कवर करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ पर छोटा छोटा स्पेशल विशेषता देख रहे हैं। धार्मिक अवस्था, स्पिरिचुअल, वो मार्त देवी की पूजा करते थे। क्लियर हो गया? विशेष तौर पर। और हड़प्पा वासी शिव की उपासना करते थे, और शिव को लिंग के रूप में पूजते थे।
क्लियर हुआ। वहां के निवासी पशुओं और वृक्षों की भी पूजा करते थे, ये याद रखना है। वहां के निवासी पशुओं और वृक्षों की भी क्या करते थे, पूजा। नेक्स्ट, आर्थिक दृष्टि से मतलब सीधी बात है, उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि करते थे वो। गेहूं जो चना दालें आदि की कृषि करते थे। खेती गेहूं जो चला देखो ये दे दिया है। ठीक है, और हमने देख भी लिया है कृषि किस प्रकार से करते थे वो। ठीक है, खेतों को जोतते थे, कृषि के यांत्रिकरण का भी उपयोग किया गया है। और दूसरी बात, और सिंचाई का भी प्रयोग करते थे। उद्योग धंधे के रूप में वो सूती वस्त्र मन के बनाते थे, औजार बनाते थे, आदि का निर्माण करते थे। इसलिए हम कह सकते थे कि हड़प्पावासी उद्योग धंधे कार्य भी किया करते थे। नेक्स्ट, लिपि। ठीक है, हड़प्पावासी जो लिपि का जो हड़प्पावासी की जो लिपि थी ना, वो वर्णमाली नहीं थी, पहली बात, यानी कि वर्णों में नहीं लिखी गई थी। और उन्हें पढ़ना भी मुश्किल था, उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था, ध्यान रखिए। ठीक है, लिपियों की संख्या बहुत अधिक थी, लगभग 375 से 400, 375 से 400। और वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ की जो लिपि थी वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, मतलब वो अक्षर को यहाँ से लिखना ऐसे शुरू करते थे, ऐसे तो बाईं से दाईं ओर हो गई। ठीक है, अब जब ऐसे शुरू करते थे पीछे से। क्लियर हुआ। कलाएं, हड़प्पावासी ज्यादातर मूर्तिकला, मुहरों और चित्रकला को बनाने में क्या थे, निपुण थे। क्लियर हो गया, क्या थे, मूर्तिकला, मुहरों, चित्रकला बनाने में क्या थे, निपुण थे। ठीक है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और औजारों का भी क्या किया गया था, निर्माण किया गया था इनके द्वारा। क्लियर हो गया। आई होप कि समझ में आएगा, ये रिवीजन क्लासेस है इसलिए फास्ट फास्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, टॉपिक नंबर 6, हड़प्पावासी, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन या जल निकास प्रणाली। 2017 और 2013 में पूछ रखा है ऑलरेडी। नगर देख लिया है, सड़कें, नालियां, भवन निर्माण, कुएं और विशाल। ठीक है, नगर, हड़प्पावासी की एक प्रमुख विशेषता है उनके नगरों को विशाल एक निश्चित पैटर्न के अनुसार बनाया गया है। ठीक है, और जैसे कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, याद हो गया। ठीक है, यहाँ की जो सड़कें हैं, पुरातत्वविदों को कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार वो बताते हैं कि जो सड़क है वो ग्रिड पद्धति के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई गई है। ठीक है, मतलब एक दूसरे को क्या करती है, समकोण पर काटती है। क्लियर हो गया। और सड़क के किनारे नालियां भी बनाई गई थी, ये भी हमने कर लिया है पहले। नालियां, ठीक है, नगर में नालियों का जाल बिछा हुआ था, क्या, नालियों का जाल बिछा हुआ था नगर में। ठीक है, और वर्षा और मकानों के पानी को निकालने के लिए सड़कों के साथ पक्की नालियां बनाई गई थी, पक्की नालियां बनाई गई थी। ठीक है, वर्षा और घरों के पानी को निकालने के लिए। क्लियर हो गया। और ये नालियां जो है ना, जो ईंट और पत्थरों से बनी हुई थी, किससे बनी हुई थी, ईंट और पत्थर से। ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और समय से पहले नालियों की साफ सफाई भी की जाती है। कितनी अच्छी बात है कि मोहनजोदड़ो के लोग कितने जागरूक थे कि अपनी गंदी नालियों की सफाई भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है भवन निर्माण। भवन निर्माण में मध्य आंगन थे, रसोई घर थे, विशाल स्नानघर की आदि की व्यवस्था थी। ठीक है, दूसरे मंजिले छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी भवन निर्माण में। ठीक है, क्लियर हो गया। विशाल कुएं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो कुएं हैं ना, प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं। और एग्जाम्पल के लिए मोहनजोदड़ो देखा था हमने, 700 कुएं की लगभग संख्या मिली है। ठीक है, ठीक है, कुएं में सीढ़ियां भी बनी हुई थी, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है कि विशाल, मतलब विशाल स्नानघर भी पाया गया है कहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता में। इसकी जो संरचना है, इनका जो आंगन है वो फर्श से बनाया गया था, आयताकार जलाशय था ये, चारों ओर से गलियारों से घिरा घिरा हुआ था। क्लियर हो गया। तल तक जाने के लिए दो दो सीढ़ियां होती थी, उत्तर और दक्षिणी दिशा में। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक संरचना देख लेते हैं क्या है। समाज का वर्गीकरण, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, भोजन, वेशभूषा, मत संस्कार, आभूषण और परिवार। एक एक उठाकर देखते हैं। पहला, समाज का वर्गीकरण। समाज का वर्गीकरण की बात करें तो समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जैसे सुनार, लुहार, बढ़ई और जहांगीर, राजगीर, सॉरी। तो इसके अलावा हम बात करें तो पुरोहितों का अलग ही वर्ग रहा करता था। क्लियर हुआ। दुर्ग में शासक और उच्च पदाधिकारी रहते थे, जो दुर्ग बनाया गया था ना छोटा, उसमें उच्च वर्ग के अधिकारी और शासक रहा करते थे। नगरों में शासक वर्ग नहीं रहा करते थे, वहां सामान्य लोगों का, वहां कौन लोग रहते थे, सामान्य लोग। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट, भोजन। कई हड़प्पवासी पेड़ पौधों से प्राप्त फल, मांस का आदि का क्या करते थे, सेवन करते थे। वो कृषि भी करते थे, गेहूं जौ चना दाल आदि का सेवन भी क्या करते थे।
वेशभूषा की बात करें तो सूती और ऊनी वस्त्रों का उपयोग भी करते थे वो। कई साक्ष्यों से पता चलता है कि सूती व ऊनी वस्त्रों कपड़ों का भी वो बुनाई करते थे, बनाते थे। और अनुमान लगाया जाता था कि पुरुषों द्वारा धोती और शॉल पहनी जाती थी, स्त्रियों द्वारा घाघरे व कुछ अन्य वस्त्र पहने जाते थे और साथ में गहने भी यानी कि आभूषण भी पहनते थे। नेक्स्ट, मृत्यु संस्कार। हड़प्पवासी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पवासी यो की जो समाधान थे, गर्तों से के साथ उनके समाधानों में गर्तों में आभूषण भी दफनाने का पर विश्वास नहीं करते थे वो। लेकिन दुर्ग के समाधानों से ऐसा पता चलता है कि वो गर्तों में समाधानों के साथ आभूषण भी दफनाते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, आई होप कि चारों पॉइंट समझ में आएगा। नेक्स्ट, आभूषण। पुरातत्वविदों से को सावधान में स्त्री और पुरुष दोनों के क्या मिले थे? आभूषण मिले थे, आभूषण पाए गए थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि हड़प्पवासी के निवासी स्त्री व पुरुष दोनों के आभूषण पहनते थे। क्लियर हो गया? हार, अंगूठी, पायल वगैरह आदि। क्लियर हो गया? हड़प्पवासी को समाज कैसा था? भारतीय सत्तात्मक समाज था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि रिविजन क्लासेस हैं तो अपन जल्दी जल्दी कर रहे हैं चीजों को। नेक्स्ट, धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन था। पहला पॉइंट है जादू टोने पर विश्वास। पहला पॉइंट क्या है? जादू टोने पर विश्वास। क्या करते थे वो? जादू टोने पर विश्वास करते थे। ठीक है, अंधविश्वास करते थे, मतलब अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है वहां से। मार्त देवी की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, शिव की उपासना करते थे लिंग के रूप में। ठीक है, वृक्षों की पूजा करते थे और लिंग की पूजा करते थे। आइए एक एक को देखते हैं क्या है। ठीक है, हड़प्पवासियों हड़प्पवासी ना उनको मतलब खुदाई के दौरान है ना कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए जिनसे मतलब हड़प्पवासी अनुमान लगा रहे, सॉरी, पुरातत्वविद अनुमान लगा रहे थे कि हड़प्पवासी जादू टोने और अंधविश्वासों में अंधविश्वासों में क्या कर बिलीव करते थे, अंधविश्वास थे उनका। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हड़प्पवासी में जो अग्निवेदिका है उन खनन के दौरान कुछ अग्निकुंड और मंदिरों के अग्नि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए और वो पूजा सामग्री मिली उनको। और ऐसा कहा जा सकता है कि अग्नि पूजा क्या करते थे वो लोग। ठीक है, यानी कि मतलब सीधी बात है, अग्नि को क्या मानते थे? महत्वपूर्ण मानते थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, मार्क देवी की पूजा। मतलब कई पुरातत्वविद ऐसा मानते हैं कि हड़प्पवासी का समाज है ना मार्ग सत्तात्मक था, अर्थात मार्त देवी की पूजा करते थे। और जिसके साक्ष्य आभूषणों से लदी हुई एक नारी मृतिका भी मिली थी वहां से, जिसे मार्त देवी कहा जाता था। क्लियर हो गया? पशु पक्षी। ठीक है, और पुरातत्वविदों के मिले साक्ष्यों से वहां की हड्डियों में मिले जो साक्ष्य थे ना उनके अनुसार ऐसा पता लगता है कि वो पशुओं को क्या करते थे? पालते थे। पशु क्या करते थे? पालते थे। और उन उन पशुओं के द्वारा अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की क्या करते थे? पूर्ति करते थे, जैसे दूध, दही, मक्खन, ऊन को बेचते थे, कपड़ा बनाते थे और अर्थात अपने जीवन यापन करते थे। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, शिव की उपासना। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की उपासना करते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, और मोहरों पर जो उनकी जो मोहर मिली है वहां पर जो मोहर की बनावट है वहां पर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है व्यक्ति को, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि वो शिव थे और वो लिंग के रूप में उसकी क्या करते थे? पूजा। ठीक है, नेक्स्ट, वृक्ष। वृक्ष पूजा। हड़प्पा वासियों के खुदाई में जो मोहरे मिले हैं ना उन मोहरों पर पेड़ पौधों के चित्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि वो प्रकृति प्रेमी थे। ठीक है, और प्रकृति प्रेमी होने के साथ साथ वो वृक्षों की क्या करते थे? पूजा करते थे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता से मिले पत्रों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो पत्थर मिले ना उन पर लिंग के रूप में शिव भगवान का रूप दर्शाया गया है, जिनसे अनुमान होता है कि हड़प्पावासी लोग लिंग की पूजा करते थे। आई होप कि समझ में आया होगा चीजें। मैं दोबारा बोल देता हूँ। पहला है जादू टोने पर विश्वास, दूसरा है अग्निवेदी का है, तीसरा है मारुति देवी की पूजा, चौथा है पशु पूजा, नेक्स्ट है शिव की उपासना, वृक्ष पूजा, लिंग पूजा। कम से कम ये टॉपिक याद रखना, इनसे आप इजीली बना लोगे। और आप धीरे धीरे करके सुनना इसकी वीडियो को ताकि आपको चीजें ढंग से समझ में आ जाए। ये रिवीजन क्लासेस है इसलिए मैं फास्ट फास्ट ले रहा हूँ चीजों को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक, 9, कलाओं की विशेषताएं। मूर्ति कला, चित्रकला, भवन निर्माण, लेखन कला और मोहर निर्माण। आइए एक एक को देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले है भवन निर्माण। भवन निर्माण ऑलरेडी अपन ने देख लिया है कैसा है, ऊपर जाके देखिए नगर नियोजन है, इसमें भवन निर्माण ऑलरेडी देख लिया, लेकिन मैं फिर भी एक बार ब्रीफ में बोल देता हूँ क्या है। सीधी बात है, यहाँ की जो भवनों का निर्माण किया गया था ना वो व्यवस्थित तरीके से किया गया था, मतलब प्लानिंग करके किया गया था।
क्लियर हो गया। और भी बहुमुखी निर्माणों के अंदर आपको पता है कि आंगन मिले हैं हमें, रसोई घर मिले हैं हमें, ठीक है, विशाल स्नानघर मिले हैं हमें। क्लियर हो गया। साथ में ही हमें कुएं मिले हैं। क्लियर हो गया। यहाँ के बहुमुखी निर्माण मकान इस तरीके से बनाए गए कि आंतरिक भाग को मुख्य द्वार से आंतरिक भाग को नहीं देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। अब हम देखते हैं लेखन कला। लेखन कला की बात करें, यहाँ की जो वर्णमाली लिपि मिली है हमें, कौन सी लिपि मिली है? वर्णमाली है। और वर्णमाली जो लिपि मिली है ना, उसे क्या है, पढ़ा नहीं जा सकता है। और यहाँ पर जो चिन्ह मिले हैं ना, उनकी संख्या लगभग 375 से 400 के बीच में है। क्लियर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया। हड़प्पा वासियों ने अपने लेखन कला को मोर और अनेक वस्तुओं, जैसे मोर के तांबे के औजार, मर्तबानों, मिट्टी के लघु पाटिकाएं, आभूषण आदि पर लिखवाए लिखावट मिली है। इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि अपन कि हड़प्पावासी साक्षर व्यापक थे, साक्षरता थी उनके अंदर, थोड़ी बहुत वो जानते थे चीजों के बारे में। यहाँ तक क्लियर हुआ। आई होप कि क्लियर होगी चीजें। नेक्स्ट हम करते हैं मोहर निर्माण की। ठीक है। ऐसा कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग है ना, मोहरों का प्रयोग लंबी दूरी के लोगों के साथ संपर्क बनाने के लिए करते थे। ठीक है, ताकि उन्हें व्यापार करने में सुविधाजनक आसानी हो सके। ठीक है, और छापे खाने के मुद्रांकन के रूप में भी वो प्रयोग करते थे। क्लियर हो गया। मूर्तिकला। और अब मूर्तिकला देखते हैं। सीधी बात है भाई, हड़प्पा थे ना, उनके बारे में पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि वहां से अनेक मूर्तियां मिली है उत्खनन कार्य में। ठीक है, और इस बात से ये अनुमान लगाया जाता है कि वो मूर्तिकला में निपुण थे और शिल्प उत्पादन के कार्यों को वो क्या करते थे, बढ़ावा देते थे। यहाँ तक समझ में आया चीजें? आई होप कि चारों पॉइंट आपको क्या हुआ इजली। लास्ट है चित्रकला। अब चित्रकला देखो, मूर्तिकला जानता हो ना, वो चित्रकला भी जानता होगा। ठीक है, तो हड़प्पा वासियों के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि मोहरों पर किए गए, इनके मोहरों पर जो भी चित्रांकन किया गया था ना, जो वो चित्रकला एक चित्रकारी करेगा। तो ऐसा कहते हैं कि जो मुद्राओं पर या मोहरों पर जो चित्रकारी की गई थी ना, तो वो इतनी स्पष्ट और निपुण तरीके से की गई थी, ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट चित्रकार थे। वे मूर्तियों पर आदि पर भी चित्रकारी किया करते थे। वे पत्थरों, मिट्टी के बर्तनों, मोहरों पर चित्रांकन करते थे। ठीक है, उनकी चित्रकला से हड़प्पा सभ्यता की जानकारी से ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वो चित्रकला में क्या थे, निपुण। आई होप की चीजें समझ में आई होगी। चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट समझ में आए होंगे। भवन निर्माण कला, लेखन कला, मोहर निर्माण कला, मूर्ति कला और चित्रकला। नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। 10, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस प्रकार से? 15, 17 और 24 में लगातार पूछा था पीवाईक्यू। किस प्रकार से? देखो, अलग अलग पुरातत्वविद अलग अलग अनुमान लगाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि इस प्रकार से इनका पतन हुआ, इस प्रकार से इनका हुआ। ठीक है, तो कुछ मिक्स पतन है, कुछ मिक्स कारण है, उनको देख लो। जलवायु परिवर्तन, वैसे बोलते हैं कि क्लाइमेट के चेंज हो जाने की वजह से इसका क्या हो गया, पतन हो गया। वैसे भी कहते हैं कि यहाँ नदियां बहुत सारी बहती थी, सिंधु नदी में एक बाढ़ आई और ये नदियों को, इस सभ्यता को क्या कर दिया, इसने तबाह कर दिया। नेक्स्ट है भूकंप। कुछ पुरातत्वविद बोलते हैं कि यहाँ भूकंप आने आ जाने की वजह से ये सभ्यता ढह गई या धस गई जमीन के अंदर। ठीक है, कुछ के लोग कहते हैं कि संक्रामक रोगों की वजह से कुछ रोग फैला हुआ यहाँ पर और सारे लोगों की जान चली गई, इस वजह से सभ्यता का पतन हो गया। नदियों की दिशा में परिवर्तन, उनके जो भी नदियां रिवर्स बह रही थी उनकी दिशा में डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से बाढ़ का प्रकोप फैला और ये सभ्यता क्या हो गई, तहस महस। विदेशी आक्रमण के कारण, कोई विदेशी आक्रमण हो जाने की वजह से सभ्यता को लूट लिया गया। और लास्ट है अकाल पड़ जाने की वजह से। तमाम रीजन है। अगर आपसे बड़ा सवाल पूछे इससे, तो इन्हीं सवालों को पॉइंट बनाकर बड़ा बना दीजिए। अगर 2 नंबर में पूछे तो इनको चार पांच लिख दीजिए, इजिली नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, कुछ छोटे टॉपिक हैं ठीक है, जो 2022 और 24 में पूछ रखा है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों के साथ संपर्क, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई। ऐसे कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता थी ना, उसको दूसरे क्षेत्रों के साथ संपर्क था क्या, बारिश। तो हम कह सकते था, कैसे पता लगा सकते हैं? दो प्रकार से, एक महाद्वीप के अंदर ही और एक बाहर। पहला, शंख। शंख कहाँ से मिला हमें? नागेश्वर से और बालाकोट से। क्लियर हो गया। लाजवर्द मणि, सरतुगई अफगानिस्तान से मिली थी हमें। ठीक है, कार्नेनियल बड़ौच गुजरात से मिला था। तांबा खेतड़ी झुंझुनू से मिला था। ठीक है, सोना कहाँ से मिला था? दक्षिण भारत से मंगवाते थे अपन। क्लियर हो गया। और अपन तांबा अरब, प्रायद्वीपीय, ओमान आदि से भी मंगवाते थे। मेसोपोटामिया से भी अपन ने सामान खरीदे, आयात निर्यात करते थे। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का सुदूर क्षेत्रों के साथ क्या था,
संपर्क। नेक्स्ट, फियोन्स। फियोन्स क्या होता था? घिसी हुई रेत होती थी, ठीक है, बालू होती थी, सैंडी रेत, और उसका रंग और चिपचिपा पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया क्या था? एक पदार्थ था। ये कीमती होता था पहली बात तो, ठीक है, और उसका निर्माण करना क्या था? अत्यधिक कठिन था। क्लियर हो गया यहाँ तक? घिसी हुई मिट्टी या रेत तथा बालू तथा रंग और चिपचिपी पदार्थ के मिश्रण से को पकाकर बनाया जाने वाला पदार्थ क्या था? फियोन्स कहलाता है। ये कीमती होते थे, इनका रख रखाव निर्माण क्या होता था? कठिन। नेक्स्ट है सेलकड़ी पत्थर। ये एक बहुत मुलायम पत्थर होता था, ध्यान रखिए, 2023 में पूछा था पीवाईक्यू। ठीक है, ये आसानी से इसका कार्य आसानी से किया जा सकता था, और ये इनका निर्माण, इसका प्रयोग किस में किया जाता? मनके के निर्माण में। क्लियर हो गया? आई होप की चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता। दो भाग, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। मोहनजोदाड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1921 में। कनिंगम, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के क्या थे? जनक थे, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि रिवीजन क्लासेस हैं तो हमें फास्ट फास्ट लेना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आपका सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। और चैनल पर, और कोई भी पीडीएफ और अपडेट चाहिए इससे जुड़ी हुई, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ये रिवीजन क्लासेस थी तो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ाया था, और मेन मेन बातें बताई गई थी। जो टॉपिक यहाँ से मैं करवा रहा हूँ, गारंटी एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे हमें। बड़े सवाल पूछता है अधिकतर इस चैप्टर से, ठीक है। बाकी जो लेक्चर है, अगले लेक्चर है, जल्दी जल्दी हम अपलोड कर देंगे, ताकि आपका हिस्ट्री के एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन हो जाए वीडियो के थ्रू। और जब भी आप पढ़ो तो नोट्स को सामने रखिए, वीडियो को देखिए अच्छे से, और बस आपको क्या करना है, जो जो मैंने यहाँ पर जो मेन मेन पॉइंट बोले, एक बार आप देख कर सुन लीजिए, सुनने से जल्दी याद हो जाता है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।